हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए साइंस का एक बहुत बेहतरीन मैराथन क्लास आप लोग के समक्ष लेकर के उपस्थित हूँ। और इसमें बहुत जो कि बोर्ड से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। चलिए, सबसे पहले है प्रकाश। प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। क्या होता है? एक ऊर्जा का रूप होता है साथी। क्या होता है? ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जो किसी वस्तु को देखने के लिए सुग्राही होता है। किसी भी वस्तु को अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? तो प्रकाश की होती है। और प्रकाश जो होता है ये सीधी रेखा में गमन करता है। किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश कौन सी तरंग है? प्रकाश जो है ये प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है साथी? अनुप्रस्थ। ठीक है। और ध्वनि क्या है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रकाश कौन सी तरंग है, तो सीधे आंसर आप लगाइएगा अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है। ध्वनि कौन सी तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है। अब देखिए ये प्रकाश जो होता है, प्रकाश, अब इसमें क्वेश्चन आता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं साथी? प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होते हैं ये दो होते हैं। याद रखिएगा, दो होते हैं। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। तो कौन कौन होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। ठीक है साथी, ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम आपतन कोण, इसको आई से डिनोट करते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। तो कोण आई इक्वल टू कोण आर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए ना कैसे, एक ऐसे फिगर बनता है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये आपतन बिंदु पर एक डाला गया अभिलंब जो होता है तीनों एक ही समतल में होता है। ये जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं आई, और ये जो कोण बनता है इसको परावर्तन कोण कहते हैं आर। ठीक है। और इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्मल। अगर एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कि अगर नॉर्मल पे किसी प्रकाश को क्या किया जाए, इंसिडेंट कराया जाए, तो किस दिशा में जाएगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अगर नॉर्मल पे मान लीजिए इधर ही प्रकाश को क्या किया जा रहा है? इंसिडेंट कराया जाता है, आपतित कराया जा रहा है, तो प्रकाश की किरण कहाँ रिफ्लेक्ट होगी? अब देखिए ये जो मेरा क्वेश्चन है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, ये दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यही होता है प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि आप प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं बताइए लिखने के लिए, तो दोनों नियम को भी लिखना पड़ेगा और एक चित्र भी बनाना होगा। ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपतित किरण अभिलंब के साथ अगर 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? बताइए ना। अगर आपतन कोण का मान
आपतन कोण कोण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा आप बताइए। तो जब आपको ये रूल याद होगा कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, तो सीधे कहिएगा कि जब ए 60 डिग्री तो इसका भी मान कितना डिग्री, 60 डिग्री। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। साथ ही एक बात बताइए, इसमें क्वेश्चन अभी बहुत सारा बनता है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है। कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब देखिए, सूर्य का प्रकाश जो होता है पृथ्वी तक कितना मिनट में पहुंचता है? कितना मिनट में? तो 8 मिनट में और 19 सेकंड में पहुंचता है। कितना मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट 19 सेकंड में। और वहीं पूछेगा कि चंद्रमा की प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो चंद्रमा की प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचता है 1.33 सेकंड में पहुंचता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, एक होता है अपवर्तनांक। क्या होता है? अपवर्तनांक। सबसे अधिक पूछा जाता है कि किसका अपवर्तनांक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक अपवर्तनांक, ठीक है। सबसे अधिक अपवर्तनांक कहेगा तो इसका आंसर होगा हीरा। क्या होगा साथी? हीरा। इसका कितना होता है? 2.42। इस क्वेश्चन को तो आप याद ही रखिएगा, ठीक है। और पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक होता है साथी, पानी का अपवर्तनांक लिख देते हैं। अपवर्तनांक पानी का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है साथी। कितना होता है? 1.33। साथी यहीं पे लिखिए, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? कांच का अपवर्तनांक होता है 1.50। और कांच के साथ साथ एक और अपवर्तनांक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं? बेंजीन। और बेंजीन का अपवर्तनांक भी कितना होता है साथी? 1.55 होता है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपसे इसमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो है ध्वनि की चाल जो होती है कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है साथी। प्रकाश की चाल मैंने लिखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और ध्वनि का चाल कितना लिखा है? 332 मीटर प्रति सेकंड। देखिएगा, कभी मेघ गर्जन का समय होता है तो आप लोगों को सबसे पहले क्या आती है? प्रकाश आती है। प्रकाश चमक जाता है एक बार, और फिर उसके बाद तब लाइट आती है, उसके बाद तब आवाज आता है, ठीक है, मेघ गर्जन के समय। तो वहीं ध्वनि की चाल जो होती है कम होती है और प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। इसी के कारण हमें क्या होती है? पहले लाइट दिखाई देता है, फिर उसके बाद उसका साउंड सुनाई पड़ता है, ठीक है साथी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहला बात है कि प्रकाश के एक परावर्तन का नियम हम लोग देखें। अब प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं ये भी 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम क्या कहता है
ठीक है। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण की जया जो इसको कहते हैं साइन आई, ठीक है। तथा अपवर्तन कोण की जया इसको कहते हैं साइन आर। अपवर्तन कोण की जया साइन आर, ठीक है। के स्थिर अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है। साथ ही अब याद रखिएगा स्थिर अनुपात कैसे होता है, तो म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे साइन आई बटा साइन आर को कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए ये हो जाएगा, अगर सब्जेक्टिव का होगा तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम लिख दीजिएगा, यही होता है। स्नेल का नियम का खोज कब हुआ था साथी? इसका खोज कब हुआ था? खोज जो हुआ था वो हुआ था 1621 ईस्वी में। कब हुआ था? 1621 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, ये भी आपके काम वाली चीज है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना? 2। प्रकाश के अपवर्तन का नियम कितना? सीधे याद रखिएगा, दोनों 2, ठीक है। दोनों नियम आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब देखिए, अब क्या होता है अब होता है क्या कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके कुछ कारण होते हैं, यानी कुछ घटना होती है, ठीक है। तो लिखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव। प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव। इस प्रभाव के कारण बहुत सारे घटनाएं घटित होती है। जैसे क्या होता है? तारों का टिमटिमाना। 1 नंबर में तारों का टिमटिमाना, ये प्रकाश के अपवर्तन का घटना है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव के कारण ही तारों का टिमटिमाना होता है। दूसरा क्या होता है? पानी में पड़ी छड़ी। पानी में पड़ी छड़ी का सतह से छोटी तथा मुड़ी हुई प्रतीत होना, ठीक है। तीसरा कारण क्या होता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के पहले क्या होना? सूर्य का दिखाई देना। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के पहले सूर्य का दिखाई देना। देखिए ना, सूर्योदय का मतलब सूर्य निकलने से पहले ही क्या लगता है? सूर्य निकल गया है। और सूर्यास्त यानी सूर्य डूब जाने के बाद भी लगता है कि सूर्य अभी दिखाई दे रहा था। इसमें 2-2 मिनट का अंतर होता है। और दोनों में कितना मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। याद रखिएगा, एक बार सूर्योदय में 2 मिनट का अंतर होता है, सूर्यास्त में 2 मिनट का। दोनों का अंतर कितना हो जाता है? 4 मिनट का हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा है मछुआरे जो मछली भेजते हैं ना, मछली भेजने में उनको कठिनाई होना इसी प्रकाश के अपवर्तन का घटना है, ठीक है। मछुआरे को मछली भेदने में कठिनाई होना, ठीक है। क्यों कठिनाई होता है? तो मछली जो रहती है, मछली अपने वास्तविक गहराई के अंदर रहती है, लेकिन क्या होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के घटना के कारण वो कैसे दिखाई देती है? लगता है कि पानी के ऊपरी सतह पे है। इसलिए क्या होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछुआरों को मछली भेजने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपके काम के हैं, इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग हेडिंग देंगे, दर्पण। क्या देंगे साथी? दर्पण। दर्पण जो होता है, दर्पण कांच का ही एक भाग होता है जो कि जिसका एक सतह क्या कर दिया जाता है? रजतित या कलई कर दिया जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और दर्पण जो होते हैं वास्तव में 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक और हो जाता है, तीसरा प्रकार जोड़ा जाता है। लेकिन याद रखिएगा, आपको परीक्षा में 2 ही टिक करना है।
एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, ठीक है। और एक होता है परवलयिक, इस तरह का दर्पण होता है, जो कि हम लोग जानेंगे एक समतल दर्पण में और एक गोलीय दर्पण। यहाँ से ये दर्पण जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक समतल और एक गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण, ठीक है। और एक होता है परवलयिक दर्पण। तो इस गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? दो। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। हमारे काम की चीजें यही हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और समतल दर्पण एक होता है और एक दूसरा गोलीय दर्पण होता है। दर्पण सूत्र साथ ही आपसे पूछेगा, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? तो दर्पण सूत्र जब पूछेगा तो आपको याद रखना है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f को क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। और ये दर्पण सूत्र अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए यही सूत्र होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आपको दर्पण में अगर आपसे पूछेगा अवतल दर्पण का सूत्र क्या होता है तो यही होता है, उत्तल दर्पण का सूत्र कहेगा तो यही होता है, ठीक है। एक चीज और आप लोग बताइए, एक होता है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फोकस मिटा दे साथी, इसको मिटाए क्या? मिटाए, चलिए। तो समझते हैं हम लोग कि फोकस दूरी और गोलीय दर्पण यानी दर्पण और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है। यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच संबंध ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होती है, तो आपको याद रखना है फोकस दूरी f बराबर, ठीक है, r/2 होता है। यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? आधी होती है, या आप याद रखिएगा r बराबर 2f, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन भी बहुत काम का चीज़ है, पूछा जाता है। आपको मैंने बताया था कि मिरर सूत्र यानी दर्पण फार्मूला जो होता है ये उत्तल में भी होता है अवतल में भी होता है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र ये अवतल में भी होता है और उत्तल में होता है। एक और फार्मूला याद कर लीजिए, आवर्धन सूत्र, ठीक है। आवर्धन सूत्र यानी m बराबर क्या होता है साथी? m बराबर होता है -v/u, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h मानते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h मानते हैं, उसको h डैश और इसको h, ठीक है। ये भी याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं दर्पण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। साथ ही ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है लिखने की वजह से, इसलिए मैंने इसको कुछ पॉइंट को नोट कर दिया है ताकि आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। एक एक चीज़ें लिखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा है कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग अच्छा से देख नहीं पाइएगा। तो देखिए, ये दर्पण होते हैं, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण को क्या कहते हैं? तो समतल दर्पण को श्रृंगार दर्पण के नाम से भी जानते हैं। किस दर्पण के नाम से जानते हैं? श्रृंगार दर्पण के नाम से जानते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे और नोट कर कीजिएगा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अगर आपसे पूछे समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है तो सीधा आंसर टिक कीजिएगा, अनंत होती है। क्या होती है साथी? अनंत होती है। समतल दर्पण में कोई वक्रता त्रिज्या जो होती है अनंत होती है। अब समतल दर्पण को क्या कहते हैं? श्रृंगार दर्पण की भी कहते हैं। जो श्रृंगार मेज पर प्रयुक्त होता है उस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्रॉस का चिन्ह है जिसका मतलब है कि नहीं का उपयोग, मतलब नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी बनता है
सीधा बनता है और वस्तु के समान आकार का बनता है। साथ ही याद रखिएगा कि समतल दर्पण में जैसे भी प्रतिबिंब बनेगा वो जितना वस्तु रहेगी उतना ही का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, यानी उतना ही साइज का प्रतिबिंब बनेगा। और समतल दर्पण को जो प्रतिबिंब बनेगा उसे पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आभासी बनेगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जो भी चीज़ें हम आभास करते हैं, आप एग्जाम में सोचते होंगे कि हमारा अच्छा से अच्छा नंबर हो जाए, ये आभास हो रहा है कि हम जितना से अच्छा नंबर लाएं वो आभास हो रहा है। तो आभास करने का मतलब है कि हम सीधा सोच रहे हैं, ठीक है। और वस्तु के समान आकार का, जितना वस्तु की लंबाई रहेगा उतना ही आकार का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आपके सामने एक और पॉइंट लिखे हैं कि पूरा स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वस्तु की पूरी लंबाई, किसी समतल दर्पण में अगर वस्तु की पूरी लंबाई को अगर हमको देखना है, जैसे मान लीजिए मेरा हाइट 5 फीट 5 इंच है, ठीक है। तो इसकी प्रतिबिंब देखने के लिए हम समतल दर्पण को कितना समतल दर्पण का हाइट होगा जिसमें हमारा पूरा प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो वही है यहाँ पे वस्तु की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखने के लिए, यानी पूरा साइज को देखने के लिए समतल दर्पण की साइज क्या होगी। तो समतल दर्पण का जो साइज होगा ना साथी, वो याद रखिएगा वो आधी होगा। यानी मेरा हाइट 5 फीट है, तो मान लीजिए 5 फीट का आधा क्या हो जाएगा, यानी 2.5 फीट का समतल दर्पण रहेगा तो हम अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो यही याद रखिएगा, वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है आधी लंबाई की, ठीक है। एक और होता है, अगर समतल दर्पण की ओर हम थीटा डिग्री कोण से चल रहे हैं या भी वेग से चल रहे हैं, ठीक है। समतल दर्पण की ओर अगर भी वेग से चल रहे हैं तो उसमें जो प्रतिबिंब दिखाई देगी वो 2 भी वेग से दिखाई देगी, ठीक है। यानी दुगुना तेजी से उसमें चलती हुई प्रतिबिंब दिखाई देती है। यहाँ देखिए एक और पॉइंट मैंने नोट किया है कि यदि 2 समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुका हो, देखिए ना 2 गो समतल दर्पण कैसे होगा, यहाँ पे बना दूं, चित्र दिखाई दे रहा है ना। देखिए एक ए समतल दर्पण है और एक ए समतल दर्पण है, ठीक है। इसका परावर्तक सतह दोनों का अंदर है, ठीक है। ये दोनों का अंदर परावर्तक सतह है और मैंने किसी वस्तु को रख दिया, ठीक है साथी। क्या कर दिया, मैंने किसी वस्तु को रख दिया और ये वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ना, ठीक है, ये इसके बीच में जो थीटा डिग्री कोण पे झुका हुआ है। देखिए यदि 2 समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुका हो तो उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या, इसके बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे उसी का निकालना है। प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है। तो प्रतिबिंबों की संख्या के लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, एन का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे, एन। इसके लिए सूत्र होता है साथी 360 बाई थीटा, ठीक है। 360 डिग्री बटा थीटा और माइनस में 1, ठीक है। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेकिन याद रखिएगा जब थीटा का मान अगर जो एन का मान अगर 1, 3, 5, 7 यानी ऑड नंबर जब होगा, ऑड नंबर में आएगा तो हम उसमें से 1 माइनस नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, 1 को नहीं घटाएंगे। और जब सम संख्या में आएगा तो हम 360 बटा थीटा करने पर एन का मान अगर सम संख्या आएगा तो उसमें से 1 घटा लेंगे, ठीक है। यह नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, इधर देखिए, यहाँ पे देखिए। यानी ये सूत्र होता है एन बराबर प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 बटा थीटा और माइनस में 1। साथ ही याद रखिएगा इस चीज को। मैंने क्या कहा कि अगर एन का मान 1, 3, 5, 7 10 यानी ऑड नंबर जब आए, ऑड नंबर का मतलब हो गया कि विषम संख्या। क्या हो, विषम संख्या। अगर जब n का मान हमें विषम संख्या प्राप्त होगा तो उसमें से क्या करेंगे, 1 को नहीं घटाएंगे। लेकिन जब भी हमको सम संख्या प्राप्त होगा, 2, 4, 6, 8 इस तरह का संख्या प्राप्त होगा तो उसमें से हम n जो 1 है उसमें से 1 को घटा देंगे। यानी ओवरऑल बात मैं कहूँ तो कभी भी n जो होगा, यानी 2 समतल दर्पणों के बीच अगर थीटा डिग्री का कोण पर झुका हुआ है तो उसमें जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी हमेशा विषम संख्या में प्राप्त होगी। एक क्वेश्चन मैंने बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि 2 समतल दर्पण के बीच
90 डिग्री के कोण पर झुका हो तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालें, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? दो समतल दर्पण अगर के बीच थीटा डिग्री का कोण कितना है, 90 डिग्री के कोण पर झुका है, तो प्रतिबिंबों की संख्या देखिए ना, ये सूत्र दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, देखिए ना। अब यहाँ पे प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का सूत्र n होता है, n बराबर होता है 360। कितना साथी? 360। और 360 और थीटा का मान कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, सूत्र होता है माइनस में 1। 9 चौका कितना होता है? 36 होता है। देखिए ना, ये कौन संख्या आया? सम संख्या आया कि नहीं आया? 4 आया, 4 आ गया, तो सम संख्या n बराबर, जब 4 आ गया तो 4 में से क्या करेंगे? 1 को घटा देंगे, तो कितना निकल गया? n बराबर कितना हो गया साथी? n बराबर 3 हो गया, यानी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी निकली? 3। तो देखिए हमेशा इसका आंसर किस में आएगा? तो विषम संख्या में आएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर अगर उसी तरह कहेगा कि 40 डिग्री के कोण पे रखा है, 40 डिग्री का, अगर यहाँ पे 40 डिग्री कोण पे झुका कह देगा तो क्या करेंगे? ठीक, n बराबर 360 और बटा 40 यानी 40 डिग्री, और माइनस में 1, एक जीरो से एक जीरो करा देंगे, 4 9 36, 9 आया, तो 9 आ गया, तो सम ये विषम ऑलरेडी आया, तो विषम में से क्या करना है? देखिए ना, करे कि जब विषम संख्या है तो उसमें से एक नहीं घटाना है, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 9 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग समझते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा उस सूत्र को, कैसे हम बनाए हैं इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है ना साथी, 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये जो भी चीजें होती है उसको एकत्रित कर देती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? अभिसारी। और एक होता है उत्तल दर्पण, जिसको कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी, जो फैला देता है। देखिए ना, ये है इसका प्रकाश का परावर्तक सतह। ठीक है, मान लीजिए इधर से प्रकाश की किरण जाएगी तो दर्पण से टकरा के इस मार्ग में चली जाएगी, जो कि यहाँ पे होता है P, और यहाँ पे जो कटता है उसको F कहते हैं, और यहाँ पे एक C पॉइंट होता है कि नहीं होता है? तो यही इसका परावर्तक सतह होता है। ठीक है, और इस दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। साथ ही देखिएगा, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है? हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और प्रतिबिंब काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है, यानी दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, अब देखिए उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। इसका परावर्तक सतह ए होता है, इधर के प्रकाश की किरण जाएगी तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर जाएगी तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, साथ ही ये चीजें याद रखिएगा। और उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है बाहर की ओर होता है, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह जो होती है अंदर की ओर धंसी हुई होती है। देखिए ये अंदर की ओर है, ये हाथ का देखिए ना आकार ऐसे है, तो इसके अंदर जो इस सतह है ना, इसी को कहते हैं परावर्तक। ऐसे कर देंगे तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा, इसको बाहर की ओर कर देंगे तो ये अवतल हो जाएगा, ये उत्तल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, हमेशा सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, टर्च लाइट में करते हैं, वाहनों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, दंत चिकित्सक, नाक कान गले रोगियों के आँख कान नाक जो भी जाँच होता है उसमें करते हैं, सोलर कुकर में करते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग का कहाँ होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, अवतल दर्पण एक ट्रिक होता है। हेलो दोस्तों, सुबह शाम ट्राई करो, उसी पे पूरा तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये देखिए, ये उत्तल दर्पण का उपयोग है तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है, वाहनों के पश्च दृश्य यानी पीछे से आ रही वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूसरा प्रयोग किया जाता है सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में, किसको? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेकिन उत्तल लेंस का प्रयोग क्या किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग रीडिंग लेंस के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पे जो गोलीय दर्पण है तो इसको परावर्तक सतह जो है एक कांच, किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गुलामी समझ में लगा कि ना साथी? हाँ, क्वेश्चन बने नहीं तो समझ नहीं लगा।
अब हम लोग देखेंगे लेंस, ठीक है। लेंस फार्मूला क्या होता है, तो लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। ये भी होता है दोनों, उत्तल लेंस में भी अवतल लेंस में भी। आपसे पूछा जाएगा उत्तल लेंस का सूत्र क्या होता है, तो यही बताना है। अवतल लेंस का सूत्र पूछा जाएगा तो यही बताना है, ठीक है। लेंस जो होता है, लेंस का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। और इसे किस में मापा जाता है, इसे मीटर में मापा जाता है, ठीक है। लेंस जो होता है दो प्रकार के होता है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस कहते हैं, जिसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को कनकेव लेंस कहते हैं, जिसे अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस का चित्र ए है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और उत्तल लेंस का जो उपयोग होता है, ए किस लिए किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष वाले जो चश्मे बनते हैं उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और आँख जो होता है, आँख का तो आँख में कौन सी लेंस होती है, तो उत्तल लेंस ही होती है, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो कैमरे में होता है। कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरबीन में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/f1 + 1/f2, ठीक है। संयुक्त लेंस में कितने उत्तल लेंस होते हैं, तो संयुक्त लेंस में 2 उत्तल लेंस होते हैं। कितने उत्तल लेंस होते हैं, 2 गो उत्तल लेंस लगे होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसकी क्षमता जो होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यानी माइनस में होती है, ठीक है। इसका उपयोग होता है निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष के जो चश्मे बनते हैं उसके लिए किया जाता है, ठीक है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता और एक जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष के लिए किसका उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अबिंदुकता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तब बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे उसको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरे का चमकना किसका उदाहरण होता है, ठीक है। तो सीधा आंसर आपको देखना है, कुछ नहीं है, सीधा करना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे चमकता है, ठीक है। दूसरा है कि रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, एक किसका उदाहरण है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जल में पड़ी हुई प्रखनली का चमकीली दिखाई देना, ये भी किसका उदाहरण है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। कालिक से पोता हुआ गोला जो होता है ये भी जल में जगमगाता है, ठीक है, वो भी किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ठीक है। ये सारा चीजें हैं। और देखिए उत्तल लेंस जो होता है, इसी उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रीडिंग लेंस के नाम से जानते हैं। किस लेंस के नाम से जानते हैं, रीडिंग लेंस के नाम से जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिख दिया है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, ठीक है। और यही एंगस्ट्रॉम जो होता है तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है, ठीक है। इसे एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। चलिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। इसके बाद हम लोग समझेंगे मानव नेत्र, यानी ह्यूमन आइज। मानव नेत्र जो होता है ये रंग बिरंगा संसार को देखने के लिए ही नेत्र का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का आँख जो होता है ये 2 होता है। और आँख लगभग कैसा होता है, तो आँख लगभग गोलीय होता है, ठीक है। अब समझिएगा कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है, यानी आँख पे मानव नेत्र का प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर। कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आंसर होगा रेटिना। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। और मस्तिष्क इसको क्या करता है, सीधा आभास दिलाता है, ठीक है। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है, तो आँख का रंग जो होता है आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। किसके रंग पर निर्भर करता है, आइरिस के। आइरिस में एक छिद्र होता है,
ठीक है, उस छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। पुतली जो होती है प्रकाश में छोटी हो जाती है और अंधकार में बड़ी हो जाती है, यानी फैल जाती है। ठीक है, देखिएगा जलीय द्रव ही क्या कहलाता है? आंसू कहलाता है। और आंसू कैसा होता है? नमकीन होता है। कैसा होता है साथी? नमकीन होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं साथी? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखिए ना प्रकार कौन कौन है। एक निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जिसको हम लोग मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। लाइट कट गया। निकट दृष्टि जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। एक निकट दृष्टि दोष हो गया, एक दूरदृष्टि दोष हो गया। दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। एक होता है जरा दृष्टि दोष जिसको हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया। क्या कहते हैं साथी? प्रेस बायोपिया। और एक चौथा होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि आखिर किस स्थिति में होती है, किस स्थिति में दिखाई नहीं देती है और कैसे। देखिए आगे लाइट, ये दिखाई देने की स्थिति है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो निकट दृष्टि दोष में वस्तु दिखाई देने की स्थिति क्या है? नजदीक। नजदीक रहेगा, यानी जो दृष्टि दोष हुआ रहेगा वहीं दिखाई देगा। समझिए ना, निकट दृष्टि दोष है तो नजदीक का वस्तु हमको दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई नहीं देने की स्थिति में कहाँ का? निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। देखिए कारण क्या है? इसमें होता है नेत्र की गोलाई बढ़ जाना ही कारण होता है, जिसकी वजह से हम लोग को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। और इसका निवारण, यानी निकट दृष्टि दोष जब हो जाएगा तो उसको दूर करने के लिए किस तरह का लेंस का उपयोग करना चाहिए, तो हम आप लोग को पीछे वाले में भी बताए थे कि अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किस तरह का लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अवतल लेंस। साथ ही याद रखने का तरीका देखिए ना, अवतल यानी निकट। निकट देखिए ना, निकट, ट लास्ट में अ आ रहा है तो अ से कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। इस तरह भी याद नहीं करिएगा तो एक और देखिए, 1 2 3, 3 अक्षर से बना है। 3 का संबंध 4 से, 3 का संबंध 4 से, और फिर यहाँ पे देखिए 2 का संबंध 3 से। अब देखिए कहिए ई का संबंध बता रहे हैं तो देखिए ना 3 अक्षर का निकट दृष्टि दोष है और इसका निवारण के लिए 4 अक्षर का प्रयोग किया जाता है। देखिए अवतल, 1 2 3 4 अक्षर है अवतल। ठीक है, उसी तरह देखिए ना साथी दूर, दूर में 2 अक्षर से लिखते हैं, दूर लिखते हैं ना, तो 2 अक्षर से है। इसका निवारण के लिए 3 अक्षर वाला उत्तल लेंस। तो देखिए 3 अक्षर में होता है उत्तल, उत्तल लेंस 3 अक्षर का। समझ में आ गया? तो देखिए अब दूरदृष्टि दोष जब होगा इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तु दिखाई देगी, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इसका कारण क्या होता है? तो गोलाई का घट जाना। और निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस। ये परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, याद रखिए। अगला है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष या इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया। और ये दिखाई देने की स्थिति में कुछ नहीं, 0 हो जाता है पूरा। यहाँ पे दिखाई देने की नई स्थिति, दूर व नजदीक कहीं की वस्तु दिखाई नहीं देगी, स्पष्ट रूप से खत्म हो जाता है, उसमें दिखाई नहीं देगी कहाँ हमको क्या करना है। तो इसके लिए क्या होता है? समंजन क्षमता घट जाना। जब बुढ़ापे के समय होती है तो आँख की लचक क्षमता या समंजन क्षमता जब घट जाती है तो उस तरह की स्थिति में क्या होती है? जरा दृष्टि दोष होती है, जिसको हम लोग प्रेस बायोपिया कहते हैं। और प्रेस बायोपिया के लिए दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो बाईफोकल लेंस या इसको कहते हैं द्विफोकसी लेंस। द्विफोकसी लेंस। ठीक है साथी, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा है जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए चौथा है अबिंदुकता, जिसको दृष्टि वैषम्य बोलते हैं। इसमें जो होती है क्षैतिज की वस्तुएं जो होती है, हॉरिजॉन्टल वस्तु होती है, वो दिखाई देने की स्थिति में होती है और ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाई देगा। सीधा लंबवत कोई वस्तु रहेगा तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन नीचे दिखाई दे देगा क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज के लिए ए साइन होता है, ऊर्ध्वाधर के लिए खड़ा होता है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि कारण क्या है? तो कॉर्निया के एक तल में ज्यादा वक्र हो जाता है और दूसरे तल में कम वक्र होता है, इसकी कारण इसमें जो दिखाई नहीं दे पाता है। ठीक है, और निवारण के लिए क्या है होता है? तो अबिंदुकता के लिए निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि जिसको हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगर ये छोटा सा मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल है, अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके
लाइक कर दीजिए और अपने साथियों में शेयर जरूर कीजिएगा। बस मैं आपसे यही कहता हूँ, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।